बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है, तो आप निसंदेह इस श्रृंखला को फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और जितने भी छात्र 68वीं बीपीएससी वाले कोर्स में एप्लीकेशन पर शामिल हुए थे, तो बिहार करंट अफेयर्स के तहत ये पीडीएफ वहां पर अपडेट कर दिया गया। आप लोग जाइए वहां से इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में आई CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें बिहार की बेरोजगारी दर की, तो इस मामले में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11.4%। कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोग लिखें कमेंट बॉक्स में, वहां पर सारी जानकारी को विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और बात करें यहाँ पर हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे तमाम मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो इजाफा हुआ यानी कि जो वृद्धि दर्ज की गई है ये वृद्धि है 9.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO द्वारा जारी वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की विकास दर 10.98% रहने का अनुमान लगाया था या फिर अनुमान था। लेकिन अभी हाल ही में बात करें यहाँ पर सालाना आय में कितनी वृद्धि हुई है, तो परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं अगर बात करें बिहार के विकास दर की, विकास दर अगर बढ़ेगा तो इसका परिणाम ये होगा कि सालाना आय में वृद्धि होगी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो इसी के परिणाम स्वरूप राज्य के विकास दर में बढ़ोतरी का सीधा असर प्रति व्यक्ति आय पर भी दिखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लोगों की सालाना आय में 2652 रुपये की वृद्धि हुई है। ये डेटा यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 2652 यानी कि 2652 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि अब हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 9.4% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब इसी के तहत हमारा अगला पॉइंट होगा यहाँ पर सालाना प्रति व्यक्ति आय के बारे में। जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार के, उनसे संबंधित यहाँ पे हमने चीजों को शामिल किया है। तो आप यहाँ पर तीनों को देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बिहार के बारे में लिखा है कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय था सालाना वृद्धि का, ये 9.4% था। और वर्तमान में हम बात करें सालाना प्रति व्यक्ति आय की, तो 30,779 रुपये है बिहार की वर्तमान प्रति व्यक्ति सालाना आय। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो वृद्धि हुई है ये 2.7% की वृद्धि हुई है और वर्तमान में सालाना आय है 40,432 रुपये। पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो ये 7.3% की वृद्धि दर्ज हुई है और वर्तमान में हम आय की बात करें तो 55,126 रुपये यहाँ की वर्तमान सालाना आय है। तो आई होप कि आप इतनी सारी चीजों को याद रखेंगे। ये आंकड़े वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित हुआ था वहां पर भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिला होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है। कुछ समय पहले मैंने आपको जानकारी दिया था कि 8 अक्टूबर 2022 को अभी हाल ही में इनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि जयंती, ये कौन सी जयंती अभी हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई। तो ऐसे में ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। और इसके तहत हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को, देखिए उसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि 8 अक्टूबर 2022 को उनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। जयप्रकाश नारायण के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था।
और फिर इसमें अगला पॉइंट है कि उन्हें 1970 के दशक में, यहाँ पर देखिए दशक शब्द छूट गया है, आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष के नेतृत्व के लिए इन्हें जाना जाता है और इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। हालांकि यहाँ पर हम इस एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 1974 ईस्वी था जब ये आंदोलन चलाया गया था, जिसकी शुरुआत की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक नाम से भी जाना जाता है। और इस साथ हम बात करें इनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में, कुछ सम्मान के बारे में, तो वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उसके बाद आता है पद्म विभूषण दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। 2021 और 2022 में बिहार के 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक पहले भी दिया है। इस बात का यहाँ पर ये ध्यान रखेगा, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। हम चलेंगे अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है कि उन्हें समाज सेवा के लिए वर्ष 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। हालांकि इसके अलावा कई सारे फैक्ट और भी है जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। समय समय पर मैंने आपको इसकी जानकारी दी है। कुछ समय पहले जो 8 अक्टूबर को इनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, वहाँ पर भी मैंने ये सारी चीज़ों को आपको रिवाइज कराया था। तो आज मैं यहाँ पर इसे स्किप कर रहा हूँ। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में सितंबर 2022 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुरुष वर्ग की बात किया जा रहा है। पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सलामी बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान के हैं, मोहम्मद रिजवान। इन्हें भी हाल ही में पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया सितंबर 2022 महीने के लिए। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने स्लाइड में आगे लिखा है कि हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2022 महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की है और इस घोषणा के अनुसार पुरुषों में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और बात करें हम महिलाओं के दृष्टिकोण से, तो महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को सितंबर महीने के विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है जो आप यहाँ पर आगे देखेंगे। ये पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रबल संभावना बनती है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। हालांकि इसकी कंप्लीट सूची आप यहाँ पर देखने वाले हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 से संबंधित आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, साथ साथ यहाँ पर हमने आगे अपडेट कर दिया है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। इधर महिला वर्ग की जानकारी दी गई और इधर पुरुष वर्ग की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो ये याद रखने में आपके लिए आसानी होगी। मैं यहाँ पर इसे स्किप कर रहा हूँ। चलते हैं यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में माना जाता है और इस दिवस को यानी कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाले चुनौतियों का वे सामना कर सके। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम इसके थीम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 2022 में जो इसका निर्धारित थीम है, अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, यानी कि आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स एंड आवर फ्यूचर। ये इसका 2022 का थीम है। ये यहाँ से नोट कीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 19 दिसंबर 2011 को एक प्रस्ताव को पारित कर 11 अक्टूबर का दिन इस दिवस के लिए चुना था। 19 दिसंबर 2011 को इसकी घोषणा हुई थी, ये प्रस्ताव पारित हुआ था। चलते हैं यहाँ पर अगले हम 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में गरीबी और साझा समृद्धि यानी कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ये अभी हाल ही में गरीबी और साझा समृद्धि यानी कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड बैंक अर्थात
विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में गरीबी और साझा समृद्धि 2022 से रिपोर्ट विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें जो चीज़ें निकलकर सामने आई है उनमें से 3-4 फैक्ट को यहाँ पर हमने शामिल किया है जो इम्पोर्टेंट है। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी के स्तर में गिरावट आई है, और साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2015 में वैश्विक गरीबी में कमी की दर धीमी हुई है। 2015 से वैश्विक गरीबी की जो कमी की दर है वो पहले से मतलब कह सकते हैं डिक्रीज यानी कि कम हुई है। साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्ष 2020 में अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 70 मिलियन की वृद्धि हुई है। ये सारे आंकड़ों को यहाँ से ध्यान रखना है। एक और फैक्ट है कि 2020 के अंत तक पूरे विश्व के लगभग 719 मिलियन लोग $2.15 यानी कि लगभग $2.25 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि जीवन यापन जो निर्भर है ये $2.25 पर ही निर्भर है। 2020 के अंत तक का यहाँ पर आंकड़ा इसमें दर्शाया गया है। आई होप कि आप इस श्रृंखला के सारे वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और अपने सहपाठियों के साथ इस श्रृंखला के वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। ये हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। बताएं कि उन्होंने किस वर्ष समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अभी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समाजवादी पार्टी की जो स्थापना इनके द्वारा किया गया था, ये 4 अक्टूबर 1992 को इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अब यहाँ पर हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, और साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है वे एक शिक्षक और पहलवान भी रह चुके थे। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो की थी शिक्षक और पहलवानी से की थी। अब इसमें हमारा एक और पॉइंट है कि उन्होंने वर्ष 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। 1967 में वे जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने थे, और साथ साथ मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे थे। हालांकि यहाँ पर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की तो इनसे संबंधित कई सारी जानकारी हमने आपको पिछले वाले वीडियो में भी दिया था। वहाँ पर हमने आपको ये भी जानकारी दिया था कि वे रक्षा मंत्री भी रहे। 1996 से 1998 के दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री भी रहे, और भी कई सारे फैक्ट थे जो कि वहाँ पर हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसके अधिकारियों के लिए एक अधिकार प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए भी हाल ही में एक हथियार प्रणाली शाखा बनाने की मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है केंद्र सरकार ने वायुसेना के अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा बनाने को हाल ही में मंजूरी दी है। ये मंजूरी देने के पीछे का पर्पस यहाँ पर यह है, आप अगले वाले पॉइंट को देख कर समझ पाएंगे। तो सरकार के अनुसार इस पहल से उड़ान प्रशिक्षण में करीब 3,400 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हाल ही में इस प्रणाली को मंजूरी दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें तो भारत की आज़ादी के बाद यह पहली बार है जब नई परिचालन शाखा बनाई गई है भारतीय वायुसेना के लिए। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुखों के बारे में, जो आप यहाँ पर इस सूची में देखने वाले हैं। थल सेना की बात करें तो वर्तमान में जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना प्रमुख है, जबकि वहीं पे हम बात करें भारतीय वायुसेना प्रमुख की तो एयर मार्शल VR चौधरी। साथ ही साथ हम बात करें नौसेना प्रमुख की तो एडमिरल R हरि कुमार, और अगला पॉइंट होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तो जनरल अनिल चौहान, जो कि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और इससे पहले की बात करें तो जनरल बिपिन रावत थे। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास इनकी एक कह सकते हैं प्लेन दुर्घटना में, हवाई जहाज दुर्घटना में मौत हुई थी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमने विस्तार पूर्वक पहले भी दिया था। आई होप कि आपको याद होगा। श्रृंखला को अगर रेगुलर देखेंगे तो निसंदेह करंट अफेयर्स में आप एकदम से अच्छी पकड़ हासिल कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स में कह सकते हैं एक प्रकार से आपकी अच्छी पकड़ होने से ये होगा कि आप एग्जाम में चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रेगुलर यहाँ बने रहेंगे तो फायदा निश्चित होगा, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। यहाँ पर इस श्रृंखला में फायदा आपको ये होता है कि इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाएं हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मैं प्रीवियस चीज़ों को भी यहाँ पर आपके साथ रिवाइज करा देता हूँ। ये कहीं ना कहीं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरी यही प्रयास रहती है हमारी टीम की कि चीज़ें आपको बेहतर मिले ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएं। तो करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ आप जरूर जुड़े रहें, निसंदेह आपको फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न।
ये 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से देने की घोषणा हुई है। तो हम बात करें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की, तो अभी हाल ही में इस वर्ष 3 लोगों को या फिर 3 हस्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ से ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबबिक, ये 3 लोगों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र का है ये दिए जाने की घोषणा हुई है। ऐसे में जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है और इस साल नोबेल पुरस्कार से बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और साथ साथ फिलिप एच डायबबिक को दिया जाएगा। इसमें एक जानकारी आप ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया जा रहा है। तो इनको यानी कि इन तीनों को यह पुरस्कार वित्तीय संकट के दौरान बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि वो सूची जो कि 2022 का संबंधित है नोबेल पुरस्कार से, आप यहाँ पर देख सकते हैं विस्तार पूर्वक हमने सारी चीजों को लिखा है। लेकिन उससे पहले एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो लोग 68वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और बेहतर स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें कि बिहार जीके, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, पूरा सिलेबस का नोट्स आदि शामिल हो, तो हमारे एप्लीकेशन पर बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको तमाम मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर मटेरियल जल्द ही अपडेट किया जा रहा है, हालांकि कुछ अपडेट कर भी दिया गया है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये बहुत कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इस सूची को देख रहे हैं जहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 की सूची को हमने शामिल किया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताए हैं, लेकिन कुछ जानकारी और भी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि यहाँ से आप स्लाइड को देख के भी समझ पा रहे होंगे। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है कुल मिला के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये क्षेत्र होंगे शांति, ये 3 यहाँ पे शांति के क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कुल मिला के 6 क्षेत्रों में ये प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है, ऐसा ही प्रावधान है इसमें नोबेल पुरस्कार में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। आप चाहें तो इसे पूरी की पूरी सूची का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार के बारे में एक वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा, जहां पर नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि उसका इतिहास का वर्णन किया जाएगा और कंप्लीट सूची, आपको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारी चीजों का वहां पर वर्णन किया जाएगा। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। वहां पर आपको जो एक प्लेलिस्ट बना है टॉपिक स्टडी के नाम से, वहां पर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। हालांकि टॉपिक स्टडी में पहले से भी बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा किया गया, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सी बार अस्ताना ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरी बार नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ये तीसरी बार है जब नोवाक जोकोविच इस खिताब को अपने नाम किया है। और इसी से संबंधित हमारा यहाँ पर पॉइंट है कि हाल ही में अस्ताना ओपन 2022 के फाइनल मुकाबले में सर्बिया के दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के सितसिपास को हराकर टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण अपने नाम किया है। हालांकि 2022 में यह उनका चौथा खिताब है, ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। और इसमें हम बात करें यहाँ पर नोवाक जोकोविच की उपलब्धि के बारे में, तो नोवाक जोकोविच का यह 90वां टूर लेवल का खिताब है। इसके साथ ही वे ओपन एरा में 90 या उससे अधिक एटीपी खिताब जीतने के मामले में, यहाँ पे देखिए मे अलग है और रोजर फेडरर अलग है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 90 या उससे अधिक एटीपी खिताब जीतने के मामले में रोजर फेडरर और राफेल नडाल के खास क्लब में वे शामिल हो गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ध्यान रखना कुल 3 लोग हैं जो कि इस क्लब में शामिल है। अब यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की, हालांकि अमेरिकी दिग्गज जिमी कॉनर्स अभी भी इस सूची में टॉप पर है। उन्होंने अपने दौर में कुल 109 खिताब जीते हैं, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा गया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, उनके बाद इस सूची में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर 103 खिताब के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 10वें प्रश्न पर। ये 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 15 से 18 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। तो घोषणा के आधार पर आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन अभी हाल ही में वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका जो आयोजन होगा ये 15 से 18 अक्टूबर 2022 तक किया जाना है। और ऐसे में आपको बता दूं कि घोषणा के अनुसार वाराणसी में मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 15 से 18 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। और इस फिल्म समारोह का उद्घाटन 15 अक्टूबर को अभिनेता संजय मिश्रा के द्वारा किया जाएगा या फिर किया जाना है। आपको ध्यान रखना यह 4 दिवसीय आयोजन है जिसमें कि 81 फिल्में प्रदर्शित की जाएगी।
और शासक बात करें संजय मिश्रा की, तो मूल रूप से दरभंगा बिहार के वे रहने वाले हैं संजय मिश्रा, जिन्हें कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। ये एक हास्य कलाकार है जो कि फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे फिल्मों में ये अभिनय कर चुके हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न की निम्नलिखित में से हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि फुटबॉल की दुनिया में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है और वह फुटबॉल क्लब में 700 गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और यह उपलब्धि उन्होंने कुल 944 मैच खेलकर हासिल किया है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो ने 2003 में 18 साल की उम्र में पुर्तगाल के लिए डेब्यू किया था और उन्होंने 2004 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल किया था। और इससे पहले 2020 में रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने थे। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मानसिक स्वास्थ्य दिवस से मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। और मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम की बात करें, 2020 नहीं बल्कि 2022 की थीम की बात करें तो मेकिंग मेंटल हेल्थ, ये 2022 की इसकी निर्धारित थीम है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पर चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में सभी चीजों को विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।